सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और माफ़ी चाहूँगा कि आज किन्हीं निजी कारणों हमें क्लास को 15 मिनट जो है लेट स्टार्ट करना पड़ा। आज भी हमारे पास सिर्फ 7 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, बाकी के सभी पार्टिसिपेंट्स नदारद हैं। उसका क्या कारण है क्या नहीं है वो मैं नहीं कह सकता। बाकी किसी ने कुछ नया होमवर्क किया हो, एनीथिंग स्पेशल? वाग एजुकेशन फाउंडेशन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। यस दादा। ग्रुप में कुछ नया आया है सर? नहीं सर। नहीं दादा। ग्रुप में कुछ नया नहीं दिया किसी ने ना? दैट नहीं नहीं। मीन्स कि हम अपने होमवर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यस। होमवर्क पे ध्यान दीजिए प्लीज, मैं फिर कह रहा हूँ। होमवर्क पे ध्यान दीजिए। जब तक आप कंटेंट लिखना नहीं सीखेंगे कोई फायदा नहीं मिलेगा इन क्लासेस का। और जहां तक मैंने पाया है, हमारी बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं, जैसे हमारे फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, आज वो भी एब्सेंट हैं। ठीक है जी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रपोजल राइटिंग सीखी है। मानव सेवा महिला सम्मान समिति, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सीख ली है। आविष्कार वेलफेयर फाउंडेशन ने भी मेरे ख्याल से कंटेंट बेस्ट दिया था हमें, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है। सेंट अन्नास सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेस्ट दिया था। अ, सर सॉरी सॉरी सर। नहीं नहीं, आपका नहीं सर, सॉरी, प्रेमा जी ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया था हमें। बहुत ही प्रोफेशनल वे में लिख के दिया बकायदा इन्होंने। ठीक है। वैष्णवी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन को मैंने कहा था कि थोड़ी सी कमियों की जरूरत है, थोड़ी सी कमियां हैं आपकी, उनको दूर कीजिएगा। तो हालांकि हम काफी बेहतरीन जो है प्रपोजल राइटिंग सीख चुके हैं, और एटलीस्ट इतनी तो सीख चुके हैं कि हम अपनी संस्था के लिए अपने आप को कॉन्फ़िगर कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें। तो मेरा मानना है कि हम अगर अपने अपने आप में भी सुधार करके चले हैं तो काफी बहुत है, पर्याप्त है हमारे लिए कि हम अपने लिए बेहतरीन प्रपोजल जो है लिख पा रहे हैं, उसको हम सीख पा रहे हैं अपने लिए। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, आप थोड़ा सा समय से जुड़ने का प्रयास किया कीजिए हमेशा। याद रखिएगा, अगर हम समय के महत्व को समझेंगे ना तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। तो हमने काफी सारी चीजें लिखनी सीखी हैं। आज मैं आपको अब फाइनल जो चीजों की ओर लेके जा रहा हूँ, वो फाइनल चीज आती है। हमारे प्रपोजल के साथ हमें एक कवर लेटर देना होता है। आई थिंक सो सभी लोग फेमिलियर होंगे इस चीज से। हमें प्रपोजल के से पहले एक कवर लेटर देना होता है। प्रपोजल के ऊपर जो हमारा कवर लेटर लगा रहता है, उस कवर लेटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं इनबिल्ट, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन पेंसिल सबके पास अवेलेबल होगा, आई थिंक सो सभी के पास अवेलेबल है। यस दादा। चलिए जी, यस यस सर। लिखना स्टार्ट कीजिए सर। ध्यान रखिएगा कि प्रपोजल, जो आपका ग्रांट प्रपोजल आपने राइट किया है, उसके ऊपर जो लगता है ना, उसे कवर लेटर कहा जाता है। और ऐसा एक पुरानी कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो आपका पहला प्रपोजल का जो मेन फॉर्मेट होता है आपका, ठीक है, ये जो कवर लेटर जो होता है आपका, इसमें आपका इंप्रेशन झलकता है, आपके काम झलकते हैं। तो अगर यहीं पर हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो समझ लीजिए अंदर के प्रपोजल को कोई खोल के नहीं देखेगा। आपके आपके जो ग्रांट प्रपोजल राइटिंग आपने की है उसको कोई ओपन नहीं करेगा। ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने जो है कवर लेटर को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन करना सीख पाए। सबसे पहली चीज, इसको जब भी हम तैयार करेंगे, किसको, कवर लेटर को, ये हम कब करेंगे, जब हम प्रपोजल अपना लिख चुके होंगे। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर? लिखते जाइएगा, मेंशन कर लीजिएगा। कवर लेटर हमेशा लास्ट में तैयार तैयार होगा। कवर लेटर हमेशा लास्ट में, प्रपोजल लिखने के बाद। क्योंकि प्रपोजल में हमने अगर किसी प्रकार की कोई डेट डाल रखी है ना, या कुछ भी डाल रखा, तो उसके हिसाब से हम उसके कवर लेटर को तैयार करते हैं लास्ट में। इसको बेहतरीन तरीके से आपको टाइप करना होता है, बड़ा क्लियर रूप से इसको, नीट एंड क्लियर, है ना, नीट एंड क्लियर रूप से इसको टाइप किया गया हो, फॉर्मेट किया गया हो। फॉर्मेट का मतलब, जैसे हमने अपने प्रपोजल के अंदर हमने जस्टिफिकेशन नहीं किया, कंट्रोल जे नहीं किया, है ना, तो कुछ लाइनें आगे दिख रही हैं, कुछ लाइनें पहले ही खत्म हो गई, कुछ बीच में खत्म हो गई। तो जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, यानी कि इसकी फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। अ, जिस डेट में आप अपना जो है प्रपोजल में लिखी हुई है, उसी के हिसाब से आपको उसकी डेट डालनी होती है। आपके
जो है कवर लेटर की, है ना। कॉन्टेक्ट पर्सन के नाम से स्टार्ट होगा आपका कवर लेटर, ठीक है जी। कांटेक्ट पर्सन के नाम से आपका मतलब जो संस्था का कांटेक्ट डिटेल्स हैं वहां से स्टार्ट होता है आपका कवर लेटर, ठीक है जी। और वो चला जाता है फंडिंग एजेंसी के सामने वाले व्यक्ति का नाम, उसका टाइटल, है ना, फंडिंग एजेंसी का पोस्टल एड्रेस वगैरह, ये सारी डिटेल्स उसमें डालनी होती हैं आपको, ठीक है जी। इसमें कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जैसे हमें सामने वाले व्यक्ति का नाम पता है, मान लीजिए हम किसी भी एक्स वाई जेड को ऑप्ट कर लेते हैं, दिनेश चड्डा, ठीक है जी। हमें किसी कंपनी के सीएसआर हेड को अपना लेटर डालना है और उसका नाम है दिनेश चड्डा, तो हम क्या करेंगे, डियर से स्टार्ट करेंगे, डियर, है ना। उसके बाद मिस्टर मिसिज ये सब लगाते हैं ना हम लोग, मिस्टर मिसिज, वो लगाने के बाद हम उसका नाम पूरा दिनेश चड्डा नहीं लिखेंगे, डियर मिस्टर चड्डा, यानी कि हम उसका लास्ट जो सरनेम है उसको यूज करेंगे जब हम ओपनिंग करते हैं अपने प्रपोजल के जो है कवर लेटर की, है ना, एक एप्लीकेशन टाइप की होती है वो, उसकी जब हम ओपनिंग करेंगे तो वहां पर हम डियर मिस्टर और उसके लास्ट नेम से, जैसे मान लीजिए आप मुझे लेटर लिख रहे हैं तो डियर मिस्टर यादव, है ना, तो वहां एस के यादव पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सरनेम। और जब हम उसको खत्म करते हैं, जब हमने मान लीजिए अपना प्रपोजल अपना जो एप्लीकेशन है, अपना जो कवर लेटर है, उसको जब हम एंड करते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं यूअर सिंसियरली, ठीक है, दिनेश कुमार मिस्टर सुनील कुमार, तो वहां पर मिस्टर शब्द यूज मत कीजिएगा अपने लिए। जब आप उसको साइन करते हैं तो वहां पर खुद के लिए कोई शब्द यूज मत कीजिएगा, मिस्टर मिसिज, ठीक है, श्रीमान श्रीमती, कुछ भी नहीं। जब हम अपने लिए लिखते हैं वहां पर लास्ट में, ठीक है, कवर लेटर के लास्ट में जब हम उसकी एंडिंग कर रहे होते हैं और अपना हम नाम लिखते हैं, ठीक है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और फिर अपने संस्था का जब कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम लिखते हैं तो वहां पर आप, मेरा नाम है सुनील कुमार, तो मैं एस के ही लिखूंगा, सुनील कुमार यादव ही लिखूंगा, तो वहां पर मैं मिस्टर मिसिज यूज नहीं करूंगा खुद के नाम के लिए। और जब मैं उनके लिए यूज कर रहा हूँ डियर मिस्टर, तो वहां पर उनका फर्स्ट नेम यूज नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे साथ, पूर्व अध्यक्ष महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपको को होस्ट में कर दिया गया, आप जब मन चाहे अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे। तो मान लीजिए मैं प्रदीप सर को लिख रहा हूं, तो मैं डियर मिस्टर कुमार लिखूंगा, डियर मिस्टर कुमार, है ना, तो मैं वहां पर पूरा नाम लिखूंगा डियर मिस्टर प्रदीप कुमार नहीं, डियर मिस्टर कुमार। तो यहाँ पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना कि जब हम अपना कवर लेटर टाइप करते हैं, उस कवर लेटर के अंदर जिस फंडिंग एजेंसी के जिस भी किसी पर्सन को हम अगर रेफर कर रहे हैं उसका नाम लिख रहे हैं, तो वहां पर डियर से हमें स्टार्ट करना है, और मिस्टर मिसिज मिस जो भी लगाना है आपको वो आप एब्रिविएशन यूज करके, और उसके बाद उसका सरनेम यूज कीजिएगा। ये चीज आपको बखूबी रूप से ध्यान रखनी है। कवर लेटर साइन किसको करना होता है ये बात ध्यान रखिएगा। कवर लेटर साइन करने के लिए कुछ ही लोग ऑथराइज होते हैं, जैसे आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो होते हैं ना आपके, उनका चेयरमैन, है ना, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं आपके, अगर आपकी ट्रस्ट है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी आपके, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में से जो चेयरमैन होता है वो साइन करेगा। कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आपका, ठीक है जी, जैसे हम सेक्शन 8 की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर डायरेक्टर होते हैं सभी, है ना। अगर हम सोसाइटी वगैरह की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर होते हैं, तो वहां पर सेक्रेटरी साइन करेगा, ना प्रेसिडेंट ना ट्रेजरर, याद रखिएगा। वहां कौन साइन करेगा, सेक्रेटरी, ठीक है। या फिर उसकी जगह प्रोजेक्ट हेड को आप कह सकते हैं, प्रोजेक्ट हेड के भी नीचे अगर साइन सील है तो वो भी चलेंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज किया हुआ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के संबंध में कांटेक्ट करने के लिए, तो आप उसको ही यूज उसका नाम डाल सकते हैं, वो व्यक्ति साइन कर सकता है, लेकिन उसको लिखना होगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, है ना, तो वो अपने फिर नाम से करेगा। जब भी इसको आप टाइप करेंगे, इसके लिए दो बड़ी कॉमन चीज है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, कवर लेटर सिंगल पेज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेज में, लेकिन प्रेफरली मैं आपको कहूंगा जो प्रेफरेबल होता है वो होता है सिंगल पेज। तो सिंगल पेज के अंदर आप अपना जो है कवर लेटर टाइप करेंगे, ठीक है जी। इसकी जो है इसमें जो फॉन्ट यूज करेंगे वो आप जनरली जो है टाइम्स न्यू रोमन हो गया या एरियल हो गया, मैंने आपको बताए थे दो ही, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल, ये फॉन्ट आपको यूज करने हैं। इसमें भी फॉन्ट साइज आपका 12 रहेगा, ठीक है जी, फॉन्ट साइज क्या रहेगा आपका 12। और जो स्पेसिंग रहेगी, यानी कि लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो रहेगी 1.5। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ एक बार, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ।
वाग एजुकेशन फाउंडेशन, मैं एक बार आपको एडमिन पैनल पे ले रहा हूँ। जहाँ भी दिक्कत लगे या मेरी वॉइस अगर म्यूट अनम्यूट हो रही हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, या स्क्रीन यस सर। पर रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो यस रही है दादा। आपके साथ ना? यस यस दादा। सर, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, हमने लिया न्यू और हम आ गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। चलिए जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम मान लीजिए अपना एक कवर लेटर टाइप करने वाले हैं। ठीक है जी। होम एप्लीकेशन को सेव। चलिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लेना है, मैंने आपको दो फॉन्ट बताए, टाइम्स न्यू रोमन ये वाला, या एरियल ये वाला। ठीक है जी। एरियल ब्लैक नहीं कहा है मैंने कहा एरियल। एरियल और टाइम्स न्यू रोमन लेने मैंने ले लिया। यहाँ पर मुझे साइज रखना है कितना, 12। और जो मैं लाइन स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ वो 1.5। ठीक है जी। वो कितनी रखनी है आपको, 1.5, 1.5, ये वाली लाइन स्पेसिंग लेके चलेंगे आप। जैसे मैंने लिखा डियर मिस्टर चड्डा। ठीक है। इसके बाद जो है, एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले इस लाइन को पूरा कर देता हूँ क्योंकि एंटर में तो स्पेस बढ़ जाएगा। चड्डा के बाद मैंने अपना कुछ भी लिखना स्टार्ट किया। ठीक है जी। ये मैं जो लिख रहा हूँ इसके अंदर लाइन स्पेसिंग की बात जो आती है, ये देखिए, ये है लाइन स्पेसिंग। आप देख रहे होंगे कि मिस्टर चड्डा वाली जो लाइन है उसमें और हमने जो टाइप करना स्टार्ट किया था इसमें, इसके गैपिंग में बड़ा अंतर है। यहाँ पर जो गैपिंग है ये हमारी ये 1.5 वाली काम कर रही है। कौन सी, ये वाली। अगर मैं इसको कम करता हूँ, सवा, देखिए 1.15 किया मैंने, तो ये काफी जो है ऑड हो जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। अगर आपने गलती से ये कर रखा है तो बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो स्पेसिंग रखी जाती है ये कितनी रखनी है अपने को, 1.5, याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें आपका ऑप्शन एड स्पेस, सॉरी रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको ओके करके रखना है आपको। यानी कि जैसे ही आप एंटर मारें, ठीक है, तो आपकी स्पेसिंग उसके हिसाब से करेक्ट हो जाए। हेंस वी आर गोइंग टू, है ना, वट जो भी हमें टाइप करना है। तो हमें फैक्चुअल डाटा देना है, करेक्ट डाटा देना है। आपका जो है प्रिंटेड फॉर्मेट होना चाहिए पूरा। इसमें आप सोचें कि मैं लेटर हेड पे सिर्फ टाइप कर लूं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पर किस किस चीज की जरूरत होती है, जैसे आपके लेटर हेड के बारे में तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। संस्था का लोगो रहता है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, हमने ऑलरेडी आपको सिखाया भी है अपने खुद के लेटर हेड डिजाइन करना। यहाँ पर लेटर हेड होता है संस्था का, और यहाँ पर जो है एनजीओ नेम होता है। यहाँ पर जो है एनजीओ नेम होता है। मैं इसको इस टाइप से, यहाँ पर जो है अपना एनजीओ का नेम होता है। इसके जस्ट नीचे एक लाइन होती है, उसमें हमारा जो है हमारा एड्रेस वगैरह जो भी लिखते हैं हम, ठीक है जी, वो होता है। जैसे एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स, है ना, ये चीज़ें हमारी यहाँ पर होती हैं। और ये थोड़ी छोटे उसमें होती हैं, छोटे छोटे फॉन्ट में होती है। तो ये चीज़ें हमारे लेटर हेड में होती हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि हमें जो है सबमिशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आ जाती है सबसे पहले आपकी डेट ऑफ सबमिशन। किस डेट को आप भेजने वाले हैं, मैंने इसलिए कहा ना ये लास्ट में क्यों तैयार होता है, क्योंकि मान लीजिए मैं कल उसको भेजने वाला तो मैं आज की डेट डालूंगा। आज मैंने कोरियर किया, मैं आज की डेट डालूंगा इस पे, है ना। तो डेट ऑफ सबमिशन हो गया। उसके बाद हमारा वही जो है डियर मिस्टर चड्डा, यानी कि हम इसको एक फॉर्मेट दे देते हैं, नेम ऑफ द पर्सन। कौन सा पर्सन, ऑफ फंडिंग एजेंसी। यहाँ पर नेम ऑफ द पर्सन किसका है, फंडिंग एजेंसी का, है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है टाइटल। टाइटल का मतलब उस पर्सन का डेजिग्नेशन, उस पर्सन का डेजिग्नेशन सामने वाले व्यक्ति का, है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर सबके साथ? हाँ सर। जी, नेम ऑफ द फंडिंग एजेंसी। ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास। और फिर आ जाता है उसका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। ये सारी डिटेल हमें किसकी डालनी होती हैं,
फंडिंग एजेंसी की, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, यहाँ पर अपनी गलती से अपनी डिटेल मत डाल दीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ये सारी डिटेल जो होती है ना, ये जो डिटेल मैं आपको यहाँ पर लिखवाई हैं, ये सभी की सभी डिटेल्स फंडिंग एजेंसी की होती हैं। किसकी होती हैं? फंडिंग एजेंसी की। मैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, एजेंसी। चलिए जी, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये सारी डिटेलें जो है वो फंडिंग एजेंसी की रहेंगी। क्लियर है जी? अब यहां पर आपने ये सारी चीज डाल दी, उसके बाद हम शुरू करते हैं किससे? डियर मिस्टर जेड। जेड मैंने क्यों लिखा? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? एक्स वाई जेड है ना? तो मैंने लिखा जेड। अगर सामने वाले व्यक्ति का नाम है ABCD, ABC, है ना, तो हम डियर मिस्टर सी, या मान लीजिए महिला है वो, तो MRS, है ना, डियर मिसेस सी, अगर उसका नाम ABC है। बात समझ में आ रही है आपको कि यहां पर हम उसका सरनेम यूज करेंगे? क्लियर है सभी को? यहां पर हम उसका जो लास्ट नेम है ना उसको यूज करेंगे, लास्ट नेम को, द लास्ट नेम। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए जी, अब बात करते हैं कंटेंट क्या लिखेंगे हम। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब आते हैं हम कंटेंट पर। इसमें हमारा पैराग्राफ 1, पैराग्राफ जो 1 रहता है, पहला पैराग्राफ जो रहेगा हमारा, वो रहेगा रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग। ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब छोटे से ब्रीफ में, यहाँ पूरा नहीं लिखना है, सब चीजें कंप्लीट वो नहीं। और कितना रहेगा डाटा इसमें? ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन का। कितना रहेगा मैक्सिमम? ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन। दूसरा, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2 इसमें क्या रहेगा? अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, एंड एक्सपीरियंस इन ईयर्स। आपको वहां पर एक्सपीरियंस डालना है आपका ईयर वाइज, ठीक है। ये भी सेम क्या रहेगा आपका? 2 से 3 लाइन के अंदर बस। लाइन समझते हैं ना आप? जो हम लाइनें लिख रहे हैं इसमें हो सकता है वाक्य 2 हो जाए, हो सकता है 3 लाइन के अंदर हम 4 वाक्य लिख चुके हों, लेकिन इतना ही, 2 से 3 लाइन में। क्लियर है सभी को? यस सर। पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 3, तीसरा जो पैराग्राफ रहेगा आपका, ठीक है, उसमें आएगा नीड फॉर द प्रोजेक्ट। इसमें आपका आ जाएगा नीड ऑफ द प्रोजेक्ट में आप ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा 3 से 4 लाइन। इसके अंदर डालना क्या क्या है वो बता देता हूँ। नीड ऑफ द प्रोजेक्ट हो गई, और प्रपोज्ड, सॉरी,
स्ट्रेटेजी, प्रपोज्ड जो स्ट्रेटेजी है आपकी, वर्किंग स्ट्रेटेजी जो रहेगी आपकी, है ना, टू एड्रेस इट्स आउटकम्स। बस ये 3 लाइनें, ये 3 से 4 लाइनों वाले जो पैराग्राफ है आपको केवल वो लिखने हैं। उसके बाद आपका जो है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आ जाएगी। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट समझते हैं आप? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट समझते हैं? हाँ जी, नहीं सर। नहीं समझते हैं। आपने नहीं। देखा होगा जैसे हमने अब बचपन में हम क्या करते थे, जब हम स्कूल के लिए हमें सिक लीव सिखाई जाती थी, उसमें हम लिखते थे भाई मैं आज बीमार हो गया हूँ इसलिए स्कूल नहीं आ सकता। मैं अपने पहले हम लिखते थे मैं फलानी क्लास का छात्र हूँ, मेरा रोल नंबर इतना है ना, मैं आज मुझे आज बीमार, मैं आज बुखार हो गया, मुझे आज मैं स्कूल नहीं आ सकता, कृपया करके मुझे इतने दिनों की छुट्टी प्रदान करें। ये जो लास्ट लाइन होती थी ना, ये क्या है आपका, ये आपकी प्रपोज स्ट्रेटजी और आउटकम्स है इसके, है ना, कि आप हमें छुट्टी प्रदान, जिस चीज के लिए हमें लिखा है मोटिव बता दिया हमने वहां पर। आई शैल बी ग्रेसफुली थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट, वो जो लाइन हम लिखते थे, आई एम ग्रेसफुली थैंक यू फॉर दिस एक्ट, जो हम लिखते थे ना, वो होती है आपकी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। यानी कि यहां पर हमारी क्या रहेगी, वेटिंग फॉर ए ईगर रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, है ना, वेटिंग फॉर ए काइंड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। ये जो हम लाइन लिखते हैं ये आती है आपकी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के अंदर। क्लियर है? क्लियर है यस। सभी को? यस सर। ठीक है जी। सर। यस जी सर। दादा। सर क्लियर है, क्लियर है। जी जी। उसके बाद आपका थैंक यू। ठीक है, काफी लोग यहाँ पर क्या करते थे, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। ध्यान रखिएगा, थैंक्स एंड रिगार्ड्स कभी नहीं आएगा, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट डीलिंग के अंदर नहीं है, है ना। जब आपका उनके साथ संबंध बन चुका होता है तब आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स यूज करेंगे। यानी कि एक जनरल हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है आपस में, तो हम थैंक्स एंड रिगार्ड्स का यूज करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ थैंक यू। ठीक है। उसके बाद आपका सिंसियरली। ठीक है जी। सिंसियरली के बाद यहां याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि आप अपना नाम डालेंगे जब, ठीक है, उसके आगे मिस्टर मिसिस कुछ नहीं लगाना है, आप अपना टाइटल डालेंगे यानी कि डेजिनेशन डालेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। वो संस्था के अंदर आपका जो भी डेजिनेशन है वो डालेंगे आप, और साथ में आप एक लिस्ट नीचे और करेंगे, एक आप इस टाइप से एक हेडिंग डाल देंगे इनक्लोजर की, यानी कि इसके साथ अब क्या क्या आपने अटैच किया है उसमें आ जाएगा आपका एनजीओ का वो प्रपोजल हो गया, फिर डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वट। तो इस टाइप से डाल, यहाँ पर सील साइन होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ये प्रॉपर रूप से आपका जो है सील एंड साइन होना चाहिए। कहाँ चला गया भाई सील एंड साइन? यस, ये आपका जो है प्रॉपर रूप से सील और साइन होना चाहिए। ये आपको इसकी जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है जी। और ये आपके लेटर हेड पर होनी चाहिए, मैंने फिर बताया आपको, फिर से समझा रहा हूं, ये आपके लेटर हेड पर ही होना चाहिए। ठीक है, लेटर हेड के बिना इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेटर हेड के बिना इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। क्लियर आ गया सभी को समझ में? यस सर। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण मान लेते हैं हम, रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग, है ना, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं मान लीजिए मैं अपने किसी वृद्धाश्रम के लिए और फंडिंग मांगना चाहता हूं किसी भी एजेंसी से, है ना। तो मैं शुरुआत कहां से करूंगा, डियर मिस्टर सर, ठीक है, डियर मिस्टर सी, ठीक है, इट केम टू माई नॉलेज, इट केम टू माई नॉलेज, मेरे ये संज्ञान में आया है कि आपकी संस्था फला एरिया के अंदर इस प्रकार के सामाजिक कार्यों को सपोर्ट करती है। पहली लाइन मैंने आपसे क्या कहां से शुरू करी, उसके अभिवादन से,
हमने सामने वाले को ऑब्जर्व किया हुआ है, इस लाइन को कभी भूलिएगा मत। It came to my knowledge that your reputed CSR company is providing support to this kind of NGOs या this kind of social activities. Here we are working on the similar activity. हमारी संस्था भी ऐसे ही एक सिमिलर एक्टिविटी पर जो है काम कर रही है, जिसमें हम बुजुर्गों के लिए हमने जो है एक अनाथ आश्रम खोला हुआ है। यहां तक आ गया, मेरा रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग भी आ गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फंडिंग का मतलब पैसा बताना नहीं होता है ना। हमने यहाँ पर जो है इतनी चीजें डाल दी उसकी, ठीक है। हमें जो है अब अपनी संस्था के बारे में बता दूंगा कि माधव जन कल्याण फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो इतने सालों से काम कर रही है और हमें इस क्षेत्र में इतने सालों का अनुभव रहा है। अब लास्ट लाइन क्या हो जाएगी, इस संबंधित प्रोजेक्ट के लिए मुझे लगभग जो है 17 लाख के फंड की आवश्यकता है, जिसमें आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें अपनी फंडिंग्स आप पहुंचा सकते हैं, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट को कंसिडर करें। अगर आपको जो है इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की आवश्यकता होती है तो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। तो मैंने क्या करा, 3 से 4 लाइनों में वो चीज भी अपनी डाल दी क्लियर रूप से। तो ये मेरा जो है एक कवर लेटर, मैंने नीड ऑफ द प्रोजेक्ट भी गिना दिया, याद रखिएगा कि हमें इसमें इतने रुपए की जरूरत है जिससे इतने लोगों का भला होगा, है ना। आप चाहें तो उसके लिए संस्थाओं से आप संपर्क कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारी टीम अवेलेबल रहेगी, आपको हर एक क्वेरीज को रिजॉल्व करेगी। बस ठीक है, वेटिंग फॉर ए ईगर रिप्लाई या काइंड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सिंसियरली, एसके यादव, प्रोजेक्ट हेड। दैट्स इट। बड़े प्यारे शब्दों में, बड़े सुलझे शब्दों में। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। क्लियर हो गया सभी को यहां तक? एक बार फटाफट आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऊपर आपका लेटर हेड है, उसकी तो लेने की आवश्यकता है ही नहीं। यहां से डेट ऑफ सबमिशन से लेकर और लास्ट तक, मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा वैसे करा मैंने स्पेस कम, जो कि आपके पास तक लास्ट चीज आ जाए। ध्यान रखिएगा, जो चीजें इसमें बोल्ड होती हैं वो मैं साथ साथ बोल्ड कर दे रहा हूं। ये यहाँ याद रखिएगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी। डियर मिस्टर या डियर मिसेस वट जो भी वहां पर अवेलेबल हो, जिसका आपको पता हो, ठीक है। तो ये एक में कर दिया है मैंने, और ये आपका सब बोल्ड में रहेगा। ये आपका फॉर्मेट होता है अपनी जानकारी भेजने का, अपना जो कवर लेटर आप बनाते हैं उसका। अब आपको करना क्या है, इसी प्रकार के कवर लेटर आपको बनाने हैं, और कवर लेटर के साथ आपका प्रपोजल, प्रपोजल के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, और आपको कुछ फंडिंग एजेंसीज को भेज देना है। अब फंडिंग एजेंसी का डाटा कहां से मिलेगा? गूगल पे जाइएगा, वहां आप सर्च करेंगे, ठीक है, टॉप CSR फंडिंग एजेंसीज। कुछ डाटा आपको वहां पर दिखाएगा, जैसे आपको वहां पर दिखाया रिलायंस कम्युनिकेशन, तो रिलायंस की साइट पर जाइए, वहां उनका एड्रेस मिल जाएगा। छुट्टी। आप कोरियर जरूर कीजिएगा अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगाने होते हैं वो हमने प्रपोजल वाले उसमें बता दिया था ऑलरेडी आपको, कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है सबमिट करने होते हैं, जो आपके प्रपोजल के साथ जमा करने, जैसे संस्था के रजिस्ट्रेशन की कॉपी, MOU की कॉपी वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो ये आपको जो है तैयार करना, और ध्यान रखिएगा इसको जब आप प्रिंट करें तो कोशिश कीजिएगा इसके लिए आप यूज कीजिए वो बॉन्ड पेपर। ये जनरल आपका जो A4 पेपर होता है उस पे नहीं होगा, इसके लिए बॉन्ड पेपर यूज कीजिएगा। कौन सा पेपर यूज करेंगे आप? बॉन्ड पेपर, ठीक है। बॉन्ड पेपर उसे और कुछ भी बोलते हैं ना सर, कोई बताएगा मुझे बॉन्ड पेपर को और क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव बॉन्ड पेपर ही बोलते हैं शायद उसको, इसके अलावा तो शायद कुछ नहीं होगा। वो थोड़ा सा जनरल आपका जो फोटोकॉपी पेपर होता है उससे थोड़ा सा एडवांस पेपर होता है वो। सर एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर होता है। एग्जीक्यूटिव बॉन्ड ना, हाँ यस। तो उस पे आपको इसको जो है टाइप करवाना है, ठीक है। जनरल पेपर का यूज मत कीजिएगा, आपने फोटोकॉपी पेपर ले लिया उसको मत यूज कीजिएगा, यहाँ पर बॉन्ड पेपर यूज कीजिएगा। उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेस्ट होती है और उस पर ये चीजें बहुत बेहतरीन आएंगी। तो अभी तक आपके द्वारा किए गए होमवर्क
और आपके रुझानों को देखते हुए, जिस हिसाब से आपने सीखने की इच्छा दिखाई, जिस हिसाब से आपने प्रैक्टिस भी की और बहुत अच्छे तरीके से, काफी सारी संस्थाओं ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है और कुछ संस्थाओं ने सिर्फ टाइम पास किया है, ठीक है, कि हाँ मीटिंग में जुड़ गए, प्रेजेंट लग गई, दैट्स इट। तो आपके रुझान, आपकी सीखने की जो इच्छा शक्ति है, उसको देखते हुए आज इस क्लास को जो है अब एंड किया जा रहा है। आज से क्लासेस जो है बंद की जा रही हैं। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे संस्थागत साथी जो है इस बैच में एडमिशन नहीं ले पाए थे, क्योंकि अभी रोजे और रमजान का समय चल रहा था, तो ऐसे में बहुत सारे साथियों ने एडमिशन नहीं लिया था और उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर जो है ईद के बाद दोबारा से क्लासेस शुरू की जाए। तो उस जरूरत को देखते हुए और आप लोगों की इच्छा शक्ति को देखते हुए ये क्लास तो यहाँ खत्म की जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, हमने आपसे 6 दिन की क्लास के लिए कहा था, लेकिन हम इसको मोर देन 6 डेज चला चुके हैं ऑलरेडी। अब आपको करना है होमवर्क। होमवर्क क्या, कि जिस टॉपिक पे हमने आपको लिखना सिखाया था, सिर्फ उन टॉपिकों को छोड़कर, जैसे हमने आपको कैंसर के बारे में लिखना सिखाया था, एक दिन हमने आपको अडोप एंड एल्डर, है ना, एल्डर्स के लिए लिखना सिखाया था, बुजुर्गों वाला, है ना। अभी हमने शिक्षा और उसका सिखाया था आपको, जो स्टेट चिल्ड्रंस होते हैं उनका लाइवलीहुड का। तो इन टॉपिक को छोड़कर आपको किसी भी अन्य टॉपिक पर, जिस पर भी आपकी संस्था काम करती हो, बेशक ना भी करती हो, ठीक है, आपको अपना प्रपोजल लिखना है और डेली एक प्रपोजल, जो कम्युनिटी गाइडलाइन मैंने आपको बताई है, कहां पर क्या चीज होगी, पहले संस्था का इंट्रोडक्शन होगा, है ना, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो है ऑब्जर्वेशन होंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी, है ना, संस्था के इंफॉर्मेशन के बाद, है ना, संस्था ने क्या क्या काम कर रखे हैं, संस्था के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, संस्था ने कौन कौन से प्रोजेक्ट पूरे करके, फिर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, कौन से प्रोजेक्ट की बात हो रही है, उसके लिए आगे क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या रेजुलेशन है, उसके टाइमलाइंस हम क्या सेट करें, वट जो भी हमने आपको सिखाया, उस पर्टिकुलर वे में लास्ट तक जो हम अपना एक चार्ट वगैरह सब डिजाइन करते हैं, वहां तक पूरा प्रपोजल लिखना है आपको। और हर दूसरे दिन एक सबमिशन आपको ग्रुप में देना है। फिलहाल ग्रुप जो है बंद है, लॉक कर दिया गया, क्योंकि कुछ घटनाएं देश में ऐसी हुई थी कि जहां पर गवर्नमेंट ने सख्त निर्देश दिए थे कि इस संबंध में कोई भी पोस्ट ना करे, ना सोशल मीडिया पर शेयर करे। तो ऐसे में कहीं गलती से कोई संस्थागत साथी हमारा ऐसा ना कर दे, उसके लिए उस समय आपको आपके जो ग्रुप थे आपके, उनको लॉक कर दिया गया था, लेकिन वो जल्दी खोल दिए जाएंगे। तो आपको अपने जो है लिखे हुए प्रपोजल हर दूसरे दिन, यानी कि आज 17 तारीख है जैसे, तो 18, 19 तारीख को पहला प्रपोजल आप सबमिट करेंगे, अपना ग्रुप के अंदर भेजेंगे। उसके बाद 20 छोड़कर 21 को भेजेंगे, फिर 21 छोड़कर 22 को भेजेंगे, सॉरी 21 को भेजेंगे, इसके बाद 22 छोड़कर 23 को भेजेंगे ना। तो 3 प्रपोजल आपको जरूर लिखने हैं अलग अलग टॉपिक पर, और वो लिखने के बाद आपको सबमिट करने हैं। आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है या वाकई में ही आपने मेहनत की है प्रपोजल राइटिंग पर, इसका फैसला 24 और 25 तारीख को किया जाएगा। और जो संस्थागत साथी हमारे साथ दिल से मेहनत कर रहा होगा, दिल से लिखना सीख रहा होगा, दिल से उसने लिखे होंगे प्रपोजल्स, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं साथियों को, जो अगला बैच है जो 25 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें बिना किसी रजिस्ट्रेशन के उनको ऑटोमेटिकली एड ऑन कर लिया जाएगा। और जिन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी थी, आज तक होमवर्क करके नहीं दिया, वो तो भूल ही जाइएगा। जिन्होंने आज तक होमवर्क करके नहीं दिया ना, वो तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब अगर आपको सीखना है तो नेक्स्ट जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन लीजिएगा, ठीक है जी। यहां तक कि हमारी सर्विसेज अब पूरी हो रही हैं आपकी। होमवर्क अगर आपने फिर भी करके दिखा दिया, 3 प्रपोजल बेहतरीन तरीके से लिख के अगर आपने ग्रुप में भेजे, तो एक बार कंसिडर आपको कर लिया जाएगा। होमवर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं, पीछे आपने क्या किया क्या नहीं किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, मैं उस चीज को लंबा मैं खींचना भी नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन आगे आप क्या करेंगे इस पे डिपेंड रहेगा कि हम आपको अगले जो सेशन है उसमें भी हम आपको मौका देंगे फिर से दोबारा ये सारी चीजें रिपीट करने का, वापस इसको फिर से सीखने का। तो आई थिंक सो अब इसके बारे में ये चीज कैसी रहेगी, कितना रिजल्टकारी रहेगी, या अभी तक संस्थाओं ने क्या सीखा है, थोड़ा सा मुझे आप लोगों का फीडबैक भी चाहिए। मैं अब माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर जो है एक बार कोऑर्डिनेट करना चाहूंगा कि अब वो जो है कार्यक्रम को संभालें, और सर थोड़ा सा बताएं कि ये जो योजना तैयार की गई है हमारी संस्थाओं के लिए आगे की इनकी क्लासेस के लिए, वो कैसी क्या है सर, और कैसे
इनके लिए बेनिफिशियल है नहीं है, या कैसा प्रयास है महासंघ का, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार कर दीजिए सर आप। सर धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए सर, आपने जो हमें समझाया प्रपोजल राइटिंग, मैं शायद एक आध दिन एब्सेंट भी रहा, वो एक काबिले तारीफ है सर। काफी कुछ सीखा, कुछ अब सीखा तो गलतियां भी हुई। और सर आपने जो सीखा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूरा प्रोफेशनल बन गया कि मैं HCL के प्रपोजल लिख दूं, SBI के बड़े बड़े ग्रांट्स के प्रपोजल लिख दूं। मगर सर मैं इतना जरूर सीख गया हूं कि जो छोटे छोटे प्रपोजल्स होते हैं, जो छोटी छोटी ग्रांट्स होती हैं, उनके शायद मैं प्रपोजल अपने आप लिख सकूंगा। और कहीं गलती होगी तो उससे आपसे डिस्कस भी कर दूंगा। सर ज्यादा बड़े उसमें ना करके मैं छोटे छोटे प्रपोजल तो लिखना सीख ही गया हूँ। कुछ जानकारी भी आपकी द्वारा दी गई, उससे कुछ सीखा। जी। बड़े बड़े प्रपोजल्स की जानकारी नहीं हो पाई, मगर सर प्रयास है। जैसे अभी आपने 3 प्रपोजल का दिया, बहुत अच्छा है। अगर हम सभी प्रयास करें, जितने भी अभी साथी जुड़े हुए, अगर हम सभी प्रयास करें, तो जो अब सर ने देखिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव दे दिया है हमें, बहुत बड़ा एक सब लोग परोपकार कर दिया है कि वो हमें अगले बैच में भी फ्री ऑफ कॉस्ट में जोड़ लेंगे। मगर बशर्ते हमें 3 प्रपोजल लिख के देने पड़ेंगे। होमवर्क तो देखिए सर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम किसी भी काम में परफेक्ट नहीं हो सकते। और उस काम को करने के लिए हमें परफेक्ट होना पड़ेगा, और परफेक्ट होना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वो सब अपना जैसे सर ने बताया कि ग्रुप लॉक है, कोई इस चीज का बहाना ना बनाए। ग्रुप लॉक है क्योंकि कुछ हालात ऐसे हो गए इस समय, तो सर को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर को ईमेल आप व्हाट्सअप करें, सबसे डिस्कस करें और सर को भेजते रहें। मगर जैसे अगर हालात ठीक हो गए तो ग्रुप को खोल भी दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने किसी ने भी अगर होमवर्क नहीं कंप्लीट करा, तो फिर सर ने बोल दिया सॉरी, फिर आपको अगर आप दोबारा 25 तारीख वाले बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। सर आपने बहुत अच्छा सिखाया। अब वो कमी हमारी रही कि हम वो चीज नहीं सीख पाए, और आपने तो बहुत प्रयास करा सर। एक एक घंटे की क्लास को भी देखा, एक एक घंटे की क्लास को आपने 2-2 घंटे में भी तब्दील करा। और उसके अलावा भी सर 1 हफ्ते की क्लास थी, 1 हफ्ते की क्लास को आपने 2 हफ्ते में कन्वर्ट कर दिया। सर इस आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है सर कि आप इसी लगन से, इसी उससे, और जैसे आप आगे महासंघ को अभी आप जैसे महासंघ में जो आप बता रहे हैं, उम्मीद है आप ऐसे ही सदैव हम लोगों को गाइड करते रहेंगे, जिससे हम लोग और कुछ सीख सकें। और जैसे अभी आपने सर सभी साथियों से अनुरोध है कि सर आजकल डेली एक वीडियो डाल रहे हैं, उसके लिए इसके लिए प्रपोजल्स के लिए डेली 8 बजे। कल भी एक वीडियो आई थी और शायद आज भी होगी। सर बता, जो भी अगर आज आएगी तो सर बता देंगे। अभी कि डेली एक वीडियो डाल रहे हैं कि आप ग्रांट अप्लाई कर सकें। सर ग्रांट अप्लाई ना कर पाए, हम वहाँ उस प्रपोजल को लिख कर तो देख सकें, हम उसमें देख सकते हैं हम हमें कितना लिख सकते हैं। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि होमवर्क करें और सर की जो डेली जो वीडियोस आती है उसको देखें और समझें, और स्किप करके ना देखें, उसको रेगुलर देखें और देखकर उस प्रपोजल को सबमिट करने की कोशिश करें। सर गलती 1 बार होगी, 2 बार होगी, कम से कम हम प्रपोजल लिखना सीख जाएंगे। इतना ही मेरा वो है। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यादव जी। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके फीडबैक के लिए। नेक्स्ट फीडबैक के लिए देखिए सर, मैं बताऊं आपको कि प्रोफेशनल राइटिंग हम बिल्कुल सीख सकते थे अगर हम होमवर्क करते। जैसा कि मेरे साथ जो है क्रांति मैम है शायद जुड़े हुए, तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। जब मैंने उनका प्रपोजल देखा जो कल परसों उन्होंने अपने होमवर्क में सबमिट किया था, वो वाकई में वो किसी प्रोफेशनल राइटिंग से कम है ही नहीं। तो बिल्कुल जहां जिसने प्रैक्टिस की है वहां उसको उस हिसाब से रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट फीडबैक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा वाग एजुकेशन फाउंडेशन, जो हमारे साथ होस्ट के रूप में जुड़े रहते हैं हमेशा। सर कैसा फीडबैक रहा अभी तक की जो हमारी क्लासेस रही है, जो हमारा सेशन रहा प्रपोजल राइटिंग सीखने का, इसमें आप क्या मानते हैं कि हम कहाँ तक आपको सिखा पाए, कितना इसमें रिजल्ट आपके लिए ओरिएंटेड रहा? ठीक है जी, आप क्या नहीं सीख पाए अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्या कमियां रह गई उस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कमियां दूर करने के लिए मैं बैठा हूं। लेकिन उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क दे दिया है कि 3 दिन होमवर्क पूरा कीजिएगा, वापस जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है वहां लेके आएंगे, दोबारा सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कमियां यहाँ पर आपको सर माफी चाहूंगा बीच में टोकने के लिए। यहाँ पर सर आपको गिला शिकवा नहीं देना है, सिर्फ फीडबैक देना है आपकी तरफ से, जो पॉजिटिव फीडबैक रहा हो
ठीक है जी। नेगेटिव फीडबैक मुझे पता है, अगर आप नहीं सीख पाए तो मुझे दूसरे बैच में लेके आऊंगा मैं आपको, लेकिन जितना आप सीख पाए उसके हिसाब से मुझे होमवर्क जरूर चाहिए, है ना? यस जी सर, सर यस सर। प्लीज। एक्चुअली तो ये क्लास अटेंड होके बहुत सारे मेरा मेरा एनजीओ का प्रोफेशनल प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसा लिखते हैं, क्या रहता है। हम लोग पहले कंसल्टेंसी के ऊपर डिपेंड होते थे, वो कैसा उन्होंने लिख के देते हैं उसके ऊपर हम लोग प्रोसेस कर देते थे। वाकई इसमें प्रपोजल राइटिंग, प्रपोजल बोले तो क्या है, उसमें क्या चीज रहना चाहिए, मेन इम्पोर्टेंट कोई भी फंडिंग एजेंसी क्या चीज देखते हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंस रहता है, वो सभी चीज हम लोग सीखे। ओके, इसमें से क्या क्या पॉइंट्स रहना चाहिए। अभी मैं एक प्रपोजल भेजा, उसमें क्या बहुत सारे कमी थे, उसमें भी मैं सुधारा। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंट के अभी ये सेक्शन से बहुत प्रपोजल्स वाकई एक नहीं बहुत सारे प्रपोजल से लिखने के लिए एक माइंड में एक प्लान आ गया था। एक ऐसा एक आप बता दिए ना, साचा रेडी करके दे दिए, वो साचे के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत प्लानिंग करके हम लोग कर दिए ना, हम लोग बहुत सारे प्रपोजल्स लिख सकते हैं दादा। ओके, ये वाकई में सभी एनजीओ के लिए, ये एनजीओ के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही रहता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सभी हम लोगों के पास रहता है। प्रपोजल कैसा लिखते हैं, क्या बजट रहता है, किस चीज का हम लोग मेंशन करना है, वो सभी चीज हम लोगों को बता के दिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बाय हार्टली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फिर सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ दादा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट आपके फीडबैक के लिए। और प्लीज आगे ध्यान रखिएगा, जब भी हम अपना फीडबैक देते हैं ना उस समय कोशिश करें हैं कि हमारा वीडियो भी ऑन हो, क्योंकि जब हम फीडबैक अपना दे रहे होते हैं तो हमारा यस वीडियो ऑन सर, होना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे समय में। यस सर, यस जी। सर। मैं अब नेक्स्ट हमारे साथी हैं अंश आर्न फाउंडेशन, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा सर, आपका फीडबैक। हेलो। सर आपका वीडियो अगर आप ऑन कर पाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, हाँ सर। हेलो। जी श्रीमान जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं थोड़ा लेट में 2 दिन 3 दिन लेट में जुड़ गया। हम्म। मेरे को शुरुआती का पूरा थोड़ा जानकारी नहीं था, लेकिन मैं कोशिश किया कि इसको करने के लिए। मैं उस दिन आपको थोड़ा कर नहीं पाया था, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, फिर मैं बनाने के लिए दे दिया था, फिर इसीलिए मेरा लेट हो गया। मैं आपको आज या कल तक मैं आपको पुराना वाला भी दे दूंगा, और बाकी जो जितना बोल रहे हैं आप सब पूरा करके दे दूंगा सर। जी बिल्कुल। बाकी सर क्लासेस कैसी रही, आपका फीडबैक क्या है? नहीं, क्लासेस तो बहुत बढ़िया था सर, बढ़िया है। और इसको एक आइडिया हमको मिल गया कि हम आगे फ्यूचर में कभी भी कहीं पर भी हम सबमिट कर सकते हैं अपना प्रपोजल बना के अपने खुद से, कहीं कंसल्टेंसी का जरूरत ना पड़े। ये एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और और साथ ही बहुत बहुत साथ मैं आप धन्यवाद लोगों को आप अब हम लोग सूचित के भी लिए सब करना कुछ चाहूंगा जानकारी सर, दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। मैं साथ ही साथ आपको सूचित करना चाहूंगा कि अब जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पर आया करेंगी ग्रांट से रिलेटेड, उसके पैरेलल में एक वीडियो और आया करेगी उसी ग्रांट का प्रपोजल लिखने से संबंधित, जो कि एनजीओ गुरु का एक और सेकंड चैनल भी अवेलेबल है, वहां पर आपको मिल जाया करेगी। थोड़ी वहां से आपको हेल्प भी मिल जाया करेगी, तो उसकी एक्सेस जी भी सर, आप जी लोगों सर। को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है जी, उसका लिंक भी आप लोगों को दे जी। दिया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू, थैंक्स आगे अ लॉट चल के सर। फ्यूचर में भी सर आगे चल के फ्यूचर में मैं आपके संबंध संस्था बनने चाह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल मेरे सर। पास अभी पैसा का कमी हो जा रहा है, नहीं तो मैं आपके संबंध संस्था में जुड़ जाता सर। सर बिल्कुल, देखिए पैसे की कमी या ये सब चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से आपकी संस्था को अच्छा कुछ सीखने को मिलता है, अच्छी गाइडलाइंस अगर मिलती हैं, तो बिल्कुल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार आपका स्वागत करता है। आप बिल्कुल ज्वाइन जी हो जाइएगा। जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके फीडबैक के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार सर। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट नेक्स्ट हमारे कॉलर को इनवाइट करना चाहूंगा, आविष्कार वेलफेयर फाउंडेशन। आविष्कार वेलफेयर फाउंडेशन, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। आविष्कार वेलफेयर फाउंडेशन, अपने आप को आप अनम्यूट जी कीजिएगा, और स्पीकर आपका सर जा रही है सर, आवाज जा रही है। सर वीडियो भी आपका ओपन कर सकते हैं आप। आपके फीडबैक के लिए अपना वीडियो भी अगर आप ओपन कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। सर कैसा नहीं, फीडबैक रहा आपका अब तक की क्लासेस का आपका? क्लास तो बहुत अच्छा रहा सर। पहले मैं जब स्टार्टिंग में उससे जुड़ने से पहले बहुत दिन से सोच भी रहा था कि प्रपोजल लिखने के लिए कहीं ऐसा जगह मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए कि हम लिख लिख करके कहीं अपना सबमिट करें।
तो आपका मैसेज आया तो हमको बहुत अच्छा लगा, तो मैंने तो लास्ट में जुड़ा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा लगा। अब सर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है आपका कि आप प्रपोजल लिख सकते हैं अपने? जी 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 सर, मतलब 75% तो लिख सकता हूँ, थोड़ा सा कमी है अभी, थोड़ा कमी सर लग रहा है, बिल्कुल लेकिन कमी आज रही होगी, बहुत। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो कमी ऑटोमेटिक दूर हो जी जाएगी। ठीक है सर, हमने जी आपको एनेक्सर्स दिए हुए हैं, जिस खांचे के अंदर आपको सिर्फ जानकारियां फिट करनी है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस स्टेज को अचीव कर लेंगे। और 3 दिन हमने जो होमवर्क दिया वो इसीलिए दिया है आपको कि जो आपको प्रपोजल्स के एनेक्सर्स दिए हुए थे, उन एनेक्सर्स में आपको फिट करने हैं अपने सभी जो इलस्ट्रेशन लिखवाया हुआ हमने, उस इलस्ट्रेशन में फिट करना आपको सारा डाटा। ठीक है श्रीमान जी? धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके फीडबैक के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर जो जुड़े हैं, फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, अपने आप को सर अनम्यूट कीजिएगा, आपका वीडियो ऑन कीजिएगा, और आपका सर फीडबैक मुझे चाहिए, क्योंकि आपने तो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा भी है, सीखा भी है और करके भी दिखाया है, बहुत बेस्ट। जी 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 सर। जी सर, आपसे सीख रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम था। पहले जो क्लास शुरू हुई थी उसके जी पहले तो बिल्कुल जीरो थे, तो हम यही देखते रहते थे कि कोई बंदा मिल जाए, प्रपोजल बना दे, किसी को डाल दें, बस यही देखते रहते थे। अभी कुछ ना कुछ आ गया है, 10-20% तो आगे और सीख लेंगे सर, जी बिल्कुल होमवर्क सर, करेंगे। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है अपना, जी सर, बिल्कुल। और जिस हिसाब से आपका प्रपोजल ऑलमोस्ट शायद 60 to 80% कंप्लीट था, थोड़ी सी जी सिर्फ कमी थी लास्ट में, तो उसके हिसाब से अगर आप अब ये 3 दिन जो आपको 1 वीक मिला है जी लगातार प्रैक्टिस के लिए, 3 प्रपोजल आपको लिखने हैं, आई थिंक सो वहाँ कंप्लीट भी हो जाएगा। बिल्कुल सर, करेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके फीडबैक के लिए भी। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे कॉलर अवेलेबल हैं, क्रांति सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी जी मैम, आपका Yes, फीडबैक जरूर चाहिए मैम, क्योंकि sir. आपने वाकई में एक अच्छे शिष्य की तरह बहुत कुछ सीखा है। Yes. You learned a great, you learned very gratefully, and I'm glad to inform you that in the next session you are also invited from advance. From Okay. here, I am announcing that in the next session you are hardly invited, because you learned a lot, and you done your homework very well. Thank you, sir. Thank you so much. Ma'am, your feedback, Mm, please, about the classes. Yeah, actually it is very nice because I have a little bit of experience in writing the proposals. Yeah. But actually in a work pressure and all will be mad, normally depend on some content writer. Now I thought instead of doing by them, we can do it by ourselves. It will be an easy understanding. And when I'm doing a project, I'll have a little bit, because we are doing it the last 10 years, this skill development and all, but through with the government. And recently we got an ATG. So after that, we thought we can go for the grants also. So, so this is the first time we are going for the grants. So I don't know exactly how we have to do while you're doing the grant, because other proposals, okay, I was able to write it. But I've learned now how to write a grant proposal, because that is entirely different from writing the other proposals. Thank you for this same, sir. Thanks a lot, ma'am, for the great feedback from your side. Thanks a lot to your organization also, and we hope that in future also that you will have a great future in CSR achievements and all the things. हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ मानव सेवा महिला सम्मान समिति, आई थिंक सो अभी आपको अनम्यूट नहीं किया है ना? मानव सेवा महिला सम्मान समिति, जी श्रीमान जी, आपका फीडबैक सर। आवाज आ रही सर? जी हाँ सर, बहुत अच्छा आपने सिखाया सर, मुझे भी कॉन्फिडेंस हो गया सर। अभी 18 ईयर्स का हूँ, बट मुझे भी कॉन्फिडेंस हो गया सर। तो कैसे क्या प्रपोजल लिखते हैं सर? जी जी जी, ये 15 तारीख को सर, सॉरी उसके लिए मैं जुड़ नहीं पाया सर। कोई जुड़ा था, बात लेकिन नहीं। आपने ड्रॉप कर दिया सर। एग्जाम देने आपको बताया था सर, बट मैंने होमवर्क सर पूरा कर लिया। अभी ग्रुप में लॉक कर दिया गया, इसलिए नहीं भेज पाया सर।
ओके ओके, नहीं आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। Okay. अभी ग्रुप को लॉक किया गया है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटना इंसिडेंट हुई है, तो वहां पर गवर्नमेंट के निर्देश थे कि कोई भी किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाए, तो इस डर से कि कहीं कोई साथी गलती से कोई चीज ना भेज दे, इसलिए उनको लॉक किया गया था। आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा आपने सिखाया सर, लेकिन 15 तारीख को अफसोस हुआ सर, नहीं जुड़ पाए, उसके लिए बहुत अफसोस, गिल्टी फील हुआ सर। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा। और होमवर्क अगर पूरा करेंगे तो ध्यान जी, रखिएगा, होमवर्क पूरा करना है। 3 प्रपोजल नए लिखने हैं अलग अलग टॉपिक के साथ में, ठीक है जी। और वो हर दूसरे दिन सबमिट करने हैं, यानी कि आज 17 तारीख है तो 19 तारीख को, फिर 21 तारीख को, फिर 23 तारीख को, फिर 2 दिन हम एनालाइज करेंगे आपके प्रपोजल राइटिंग को। अगर आपने वाकई में होमवर्क किया है, एक होता है फॉर्मेलिटी पूरी करना, एक होता है होमवर्क करना, अगर आपने होमवर्क किया है तो 25 तारीख से जो नया बैच शुरू है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा, उसमें कोई फीस आपको सबमिट नहीं करनी है, हालांकि उसका चार्जेस सेम है 2999 है। तो जो संस्थाएं सिलेक्ट होंगी, आप सभी पार्टिसिपेंट्स में से जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट होंगे उनको बिल्कुल फ्री एडमिशन मिलेगा। उसकी लिस्ट 24 तारीख को मैसेज मिल जाएगा आपको, किस किस को कंसिडर किया गया है। अपने होमवर्क के हिसाब से समझ जाइएगा, अगर आपने होमवर्क दिल से किया होगा तो यकीन मानिए आपको एडमिशन मिलेगा उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने दिल से होमवर्क नहीं किया तो नहीं मिलेगा, फिर आपको चार्जेस पे करके वापस क्लास अटेंड करनी पड़ेगी अगर आपको फर्दर कुछ नया सीखना है तो। ठीक है जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ प्रेमा चौधरी जी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। Sir, actually, I am zero knowledge person, sir. Now, actually, 50% सीखती है सर। मेरा थोड़ा फील डाउट हो गया था, इसलिए तीसरी का प्रॉब्लम सर। थैंक यू वेरी मच सर। कैसे लिखना, क्या क्या सर, बाकी मैम क्लासेस, क्या क्या सब्जेक्ट डालना है जी बाकी क्लासेस जो है वो कैसी रही आपके लिए? बहुत अच्छा सर। कैसे हम जीरो नॉलेज पर्सन सर, बट अभी 50% क्या क्या डालना है एक प्रोजेक्ट में, क्या क्या डालना पड़ेगा वो सभी, विजन क्या क्या डालना पड़ेगा वो सभी मालूम पड़ा सर। कैसे, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके फीडबैक के लिए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। सत्य संकल्प सेवा समिति, सत्य संकल्प शिक्षा से एवं सेवा समिति, जी सर आपका फीडबैक सर प्लीज। सर बहुत अच्छा रहा जी, है ना सर। तो सर हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका फॉर्मेट तो हमें मिल चुका है। अभी क्या सर, मेरे कॉलेज में थोड़ा 2-3 दिन का निरीक्षण था कॉलेज में, तो उसके कारण हम प्रोपेल नहीं बना पाए हैं। बाकी सर 2-3 में हम आपको बना के भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। फीडबैक क्या रहेगा सर आपका हमारी क्लासेस के रिगार्डिंग? सर बहुत अच्छा रहा, आपने तो बहुत कुछ सिखाया सर। हम तो जीरो थे, हम कुछ जानते ही नहीं संस्था के बारे में, लेकिन सर आपसे बहुत कुछ सीखा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके फीडबैक के लिए, क्योंकि यही फीडबैक हमें बेहतर बनाते हैं और कहीं ना कुछ नया लेकर आने का हम प्रयास जरूर करेंगे, और भी बहुत कुछ नया सिखाएंगे जब भी मौका लगेगा। क्योंकि याद रखिएगा, मैं एक चीज आप लोगों को जरूर कंफर्म करना चाहूंगा, सभी प्रतिभागियों को याद रखिएगा, ये जो क्लासेस होती हैं ये हालांकि पेड क्लासेस नहीं होती हैं। हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में सारी चीज फ्री सिखाते हैं। जैसे हमारे साथ कुछ प्रतिभागी हैं, फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, वाग एजुकेशन फाउंडेशन, जो महासंघ के ऑलरेडी सदस्य हैं, एफिलिएटेड एनजीओज हैं, इनको पता है कि हम अपने केसबुक सीरीज के माध्यम से सारी चीज सिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इनको फ्री क्लासेस में सिखा रहे थे तो कहीं ना कहीं ऐसा ही एक रिस्पॉन्स हमें मिला जो हमें कल परसों मिला था। रिजल्ट जब आई बात की भाई आपको होमवर्क करके लेकर आना, तो काफी लोग एब्सेंट थे। कल आपको पता नहीं होगा, स्टार्टिंग में केवल 5 लोग जुड़े हुए थे क्लास में, 5 लोग होमवर्क करके लाए थे। तो ऐसे ही हमारी जो संस्थाएं हैं, संबद्ध संस्थाएं, वो अपना होमवर्क ढंग से नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं कर रही थी, तो हमें उन फ्री क्लासेस को रोकना पड़ा कुछ समय के लिए। अभी कुछ समय के लिए विड्रॉल है वो क्लासेस, और टारगेट दिया गया था, अगर आप संबद्ध संस्था हैं और महासंघ अगर कहता है भाई ठीक है, चैनल है आपका, अपना चैनल है द एनजीओ गुरु, आपको वहां से नॉलेज मिलती है, ग्रांट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो अगर आपने अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके एनजीओ सर्कल्स में अगर आपने उसको शेयर कर दिया, सब्सक्राइब करवा दिया, तो कुछ गया नहीं आपका, उसमें आपका कोई लॉस नहीं। अगर आप ऐसा महासंघ के लिए नहीं कर पा रहे हैं, फिर मजबूरन हमें कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं, तब इन क्लासेस को हमें पेड में करना पड़ता है। अदरवाइज ये सारी क्लासेस वहां पर फ्री अवेलेबल है। तो जो भी संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं है अभी तक, जो एनजीओज नेशनल एनजीओ फेडरेशन से एफिलिएटेड नहीं है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा
यथासंभव आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता ले लीजिए, जो कि आने वाले समय में ये क्लासेस आपको फ्री मिलती रहे, इसके लिए आपको पे ना करना पड़े। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें फिर भी इनको पेड करना पड़ता है, क्योंकि जब हमें रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं मिलता है ना, तो इन्हें फिर पेड करना पड़ता है। क्लास ये फ्री में चल रही थी, इसको बंद करना पड़ा और इसको पेड में लेके आना पड़ा इस सेशन को। तो कोशिश कीजिए, जो संस्थाएं संबद्ध नहीं है, अगर आपके अंदर सीखने की लगन है, आप एनजीओ के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने एनजीओ को बेटर बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से बेटर प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो सिखाया जाता है दिल से सिखाया जाता है और उसके लिए कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता। ये हमारी मजबूरी होती है जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं करते हैं। कल मुझे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को, सैटरडे की बात कर रहा हूं मैं, हमें काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को जुड़ने के बावजूद भी बाहर करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया था, है ना। तो ये मेरी सर मजबूरी रही मेरी, क्योंकि एक गुरु के नाते मैं चाहता हूं कि जब मैं आपको सिखाऊं तो दिल से आप भी सीखें। जब आप लोग दिल से सीखेंगे तो मेरा सिखाना जो है सामर्थ्य, मतलब उसे मैं कह सकता हूं कि भाई जो मैंने सिखाया वो मेरे काम आया बिल्कुल। आज अगर मैंने आपसे 2,999 रुपए इस क्लास के लिए लिए थे, वो जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं मानूंगा अपने आप को कि हाँ मैंने अपना अच्छा डिलीवर किया है, मैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता, अगर मुझे फॉर्मेलिटी करनी होती मैं 6 दिन के अंदर क्लास खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने इसको वापस कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं वो डिलीवर नहीं कर पाया हूं, शायद उतना आप अचीव नहीं कर पाए, और अब भी मुझे लग रहा है कि कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन चांस तभी दूंगा जब आप होमवर्क करेंगे। शर्त मैंने अपनी रख दी है, आपको 3 प्रपोजल लिख के लेकर आने हैं, ठीक है। जो आपको परफॉर्मा दिया गया था उस परफॉर्मे के हिसाब से उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। आप 2-2, 3-3 वाक्य लिखते छोड़ देंगे, बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा। कम से कम 1-1 पैराग्राफ, 10-10 वाक्यों का लिखना है। हर एक पॉइंट के अंदर, हर एक पॉइंट के अंदर 10-10 जो है आपको सेंटेंस लिखने हैं। अगर आपने लिखा, होमवर्क इस हिसाब से किया, 3 प्रपोजल आपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर दिए, और वो टॉपिक वो नहीं होने चाहिए जो मैंने लिखवाए थे, क्योंकि आप तो उसके डाटा को कॉपी कर लाएंगे, वो टॉपिक मुझे चाहिए ही नहीं। जैसे एल्डर्स के लिए लिखवाया था हमने चिल्ड्रंस के लिए लिखवाया था अभी लास्ट वाला, और हमने पीछे कैंसर वालों के लिए लिखवाया था, तो ये टॉपिक नहीं चाहिए मुझे। इससे अलग टॉपिक, आपके अपने टॉपिक, आप उस पर काम करते हैं नहीं करते हैं संस्था, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये मान लीजिएगा, जैसे हम जब मैथ सीखते थे तो मानते थे ना कि माना एक्स की आयु इतनी है, माना एक्स की आयु उतनी है, वाई की आयु ये है ना। तो मान लीजिए आपकी संस्था इस फलाने प्रोजेक्ट पे काम करती है, आपकी संस्था कंप्यूटर सेंटर चला रही है, आपकी संस्था रेल चला रही है, ठीक है। मान लीजिए आपकी संस्था वो कर रही है और उसके ऊपर आपको प्रपोजल लिखना है, दैट्स इट। प्रपोजल मुझे चाहिए, टॉपिक कोई भी आप सेलेक्ट कीजिए, प्रपोजल आप लिख के लेके आएंगे। बिल्कुल मैं आपको सेकंड जो क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट वीक में, उसमें मैं बिल्कुल आपको एडमिट करूंगा, आप सभी लोग उसमें फिर से जुड़ पाएंगे, लेकिन सिर्फ होमवर्क के साथ। और जिसको लगे कि मैं होमवर्क नहीं कर पा रहा हूं, या नहीं करके लेके आ पाऊंगा, या मैं दिल से नहीं करूंगा, वो अपनी जेब में फिर से 2,999 रुपए तैयार रखना भैया। उसका फिर एक ही इलाज है, क्योंकि पेड करेंगे आप सेशन में फिर से एंट्री, तो पेड एंट्री आप कोई भी ले सकते, कितनी बार भी सीखिए आप, कोई बुराई नहीं उसके अंदर, है ना। तो पहला प्रयास हम सबका ये रहना चाहिए कि हम लोग अपना होमवर्क इतना अच्छा करके लेके चलें कि इस पूरे के पूरे बैच को हम नेक्स्ट बैच में यू का यू एडमिशन दे सकें विदाउट एनी कॉस्ट। आप लोगों से दोबारा कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी, ठीक है। सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन फॉर्म आपका रहेगा, वो आपको भरना होगा, उसके लिए 24 तारीख को इंटीमेशन दे दी जाएंगी, और वो लिंक सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जो सिलेक्टेड होंगे, याद रखिएगा। तो वो फॉर्म आपको भर देना है, वापस आपको लिंक मिल जाएगा नए ग्रुप का, और वहां पर आप जुड़ जाएंगे। ये ग्रुप आपका एक्टिवेटेड है 1 साल तक के लिए, आपको जब भी जरूरत पड़े, जब भी दिक्कत पड़े, आप हमसे कंसल्ट कर लीजिए। आगे से हम एक फीचर और एड ऑन कर रहे हैं, जो भी ग्रांट की इंफॉर्मेशन हम अपने चैनल पर देते हैं रात्रि 8 बजे, उससे संबंधित प्रपोजल लिखने की एक वीडियो हम अपने अल्टरनेटिव चैनल पर देने जा रहे हैं, जो कि अब इसी वीक से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जब भी स्टार्ट होगा, जिस भी वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा कि इस प्रपोजल की, ग्रांट की जो वीडियो है वो दूसरे चैनल पर उपलब्ध है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इस टाइप से हम बताएंगे उस वीडियो के अंदर। तो समझ जाइएगा कि इसका जो है डिस्क्रिप्शन जो है उसका ग्रांट प्रपोजल राइटिंग का हमने वीडियो बना रखा है, और वो सेकंड चैनल पर अवेलेबल हुआ करेगा, वहां जाकर आप उसको पूरा देख सकेंगे। आपने लिखना सीख लिया है, वहां से सिर्फ एक मोरल हेल्प मिल जाएगी आपको कि जो आप लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं, कोई गलती तो नहीं छोड़ दी है आपने। क्योंकि ये सब आरएफपी होते हैं, जो हम ग्रांट प्रपोजल देते हैं वो ये आरएफपी होते हैं। और आरएफपी क्या होती है कि सामने वाले व्यक्ति ने अपनी कंडीशन रखी है कि हमें ये चीजें चाहिए इसके अंदर, है ना। तो हम उसको पूरा कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, हमें कहां पर क्या डालना है, किस शब्द का क्या मतलब है, थोड़ा सा वहां से एक मोरल सपोर्ट आपको जरूर मिला करेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि रात्रि 8 बजे जो वीडियोस आपको दी जा रही हैं उनको भी अब देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, और उन प्रपोजल्स के लिए अप्लाई जरूर कीजिए, मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं,
जैसा आपने लिखना सीखा वैसा लिखकर भेजिए, लेकिन अपने अपने ग्रांट प्रपोजल जरूर सबमिट कीजिए। 100 जगह आवेदन करेंगे, एक जगह जरूर बात बनेगी आपकी, और अगर एक जगह भी बात बन गई तो पूरे साल के लिए आपके पास काम आ गया। बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। 100 जगह आवेदन कीजिए, अगर एक जगह भी आपकी बात बन गई तो पूरे साल के लिए आपके पास काम है, आप खाली नहीं रहेंगे, कहने का मतलब। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हमारे सत्य संकल्पाय शिक्षा एवं समाज समिति, शायद आपका हो गया सर या नहीं? सत्य संकल्पाय सेवा एवं समान अभी समिति नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ सर, सर। हो गया हो गया। अच्छा, सेंट एनएस रह गया, सेंट एनएस। ओके, सेंट अनास सोसाइटी, सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। मेरे को छोड़ दीजिए ना। सर एक्चुअली आपको पता है कि आपको पता है ना जी। नहीं, Actually, आपको मेरे सर टाइम बिल्कुल पता नहीं है। मिल टाइम कोई नहीं मिल बात रहे। नहीं। सर आपको समय और नहीं एक मिला, लेकिन क्लासेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी ओर से जो प्रयास किया गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्लासेस तो अच्छा है जी। एक्चुअली क्या कि कैसे बोलेंगे, मेरे को ABCD भी नहीं पता है एक्चुअली जी जी इसके बारे में। अभी थोड़ा सा ओके, आई एम ओके, व्हाट इज व्हाट आई नो। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर फीडबैक। वैष्णवी सोशल वर्क फाउंडेशन, अपना सर हो सके तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। जी सर। सर आपका फीडबैक चाहिए सर क्लासेस के बारे में। सर आपके मार्गदर्शन में काफी अच्छे से हमने सीखा है सर, बहुत अच्छा से सीखा है और काफी कुछ बनाना सीख भी लिया सर, और सीख रहे हैं सर। तो आगे हो सकता है कि इससे भी बेहतर मैं कर सकूं। आपने सर बहुत ही अच्छा सिखाया सर। थैंक यू सर, थैंक्स ए लॉट। और आप लोगों के फीडबैक के साथ मैं एक चीज जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा। देखिए, मैं नहीं जानता कि किसने प्रोफेशनल राइटिंग सीख पाई है। मुझे नहीं पता कि कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा। मुझे ये नहीं पता कि कोई संस्थागत साथी अपने लिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। कुछ लोग सीख चुके हैं, हमने देखा है, होमवर्क के अंदर चेक किया है, उन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनल लिखा है। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, प्रेमा चौधरी मैम हो गए, सॉरी क्रांति मैम हो गए, है ना, सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है, फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन हो गए, आपका वैष्णवी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, इन्होंने भी प्रयास अच्छा किया था। ठीक है जी। हमारे साथ में मानव सेवा महिला सम्मान समिति, बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल लिखे हैं उन्होंने, बहुत बेहतरीन तरीके से होमवर्क करके दिखा। दैट मीन्स कि वो अपने लिए सफिशिएंट हैं। लेकिन मैं फिर भी नहीं कह रहा हूं, चलिए आप अपने लिए भी सफिशिएंट नहीं लिख पाए, लेकिन एक चीज जरूर इस क्लास से आप लोगों ने सीख ली है कि जब भी आप अपना प्रपोजल लिखने के लिए किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं, जब आप किसी कंसल्टेंट से लिखवाएंगे कुछ भी चीज, तो आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे कि उसने आपके लिए सही चीज लिखी है या नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। राइट है सर, सही आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल देख सकेंगे क्योंकि जानकर। बिल्कुल सही रहता, सही रहता। सही सही सही। जब हम किसी से सर्विस ले रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, सामने वाले ने हमें कुछ भी लिख के दे दिया, कॉपी पेस्ट करके दे दिया। एटलीस्ट अगर उसने कहीं से कॉपी पेस्ट करके दिया है तो हम तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रपोजल को सिर्फ या तो एरियल फॉन्ट में लिखा जाता है ना, या टाइम्स न्यू रोमन में लिखा जाता है। अगर सारे फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन या एरियल के हैं, सबसे पहली चीज ये। दूसरा, जस्टिफिकेशन कर रखी है कि नहीं कर रखी है ना। तीसरा, फॉन्ट साइज ठीक ले रखा है कि नहीं ले रखा है। चौथा, गैपिंग सही ले रखी है। अगर उस व्यक्ति ने प्रोफेशनल वे में लिख के दिया है तो उसको आप तुरंत जज कर जाएंगे, और अगर उसने कहीं से कॉपी पेस्ट मार रखा तो उसको आप तुरंत जज कर जाएंगे कि नहीं यार, इसने तो कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। जैसे हमने वाग एजुकेशन फाउंडेशन के उसमें बताया था कि सर यहाँ पर कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं, है ना, आपने कॉपी करते समय ध्यान नहीं दिया। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई अनट्रेन्ड प्रोफेशनल हमारा प्रपोजल लिख के दे रहा है, तो कहीं हम गलत प्रपोजल को सबमिट तो नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट हम इस चीज को वेरीफाई कर पाएंगे, इतना तो हम जरूर सीख गए हैं सभी के सभी। इस बात से कोई मना कर सकता है कि मैं इतना भी नहीं सीख पाया हूं? है कोई मेरा साथी जो ये कहे कि नहीं सर मैं इतना भी नहीं सीख पाया, मैं किसी के प्रपोजल को भी जज नहीं कर पाऊंगा? ऐसा कोई साथी है हमारे बीच में? शायद ऐसा तो कोई नहीं होगा सर, शायद ऐसा नहीं होगा। तो एटलीस्ट हम वाकई में जिस मोटिव से निकले थे, उस मोटिव में हमने कुछ तो सीखा है, और ऐसा सीखा है कि जो हमारे काम आएगा। आज मैं आपको लड्डू खिलाकर कह दूं नहीं भैया ये जलेबी थी, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको पता है लड्डू हो चाहे जलेबी हो मीठी होती है, मैं कह दूं सर मीठी तो है ना, जलेबी है, लेकिन नहीं। अब आप जलेबी का टेस्ट जानते हैं, अब आपको पता है कि प्रोफेशनल राइटिंग क्या होती है, अब आपको पता है कि प्रपोजल जब लिखा जाता है वो अगर 10 पेज से ऊपर रहना चाहिए,
अगर हम प्रोफेशनल वे की बात करते हैं, तो आप किसी से अपना कंटेंट लिखवा रहे हैं, प्रपोजल लिखवा रहे हैं, 10 पेज से कम क्या होगा? जो मैंने आपको बताया था एक और नाम, जो 2 या 3 पेजों में होता है, कंसेप्ट नोट राइटिंग, है ना? तो अगर कल को कोई आपको 2-4 पेज का लिख के दे देना, तो समझ जाना उसने कंसेप्ट नोट लिख के दिया है। अगर आपको 10+ पेजेस का और विद फॉर्मेट जो आपने दिया, एक होता है सिर्फ फोटो वोटो लगा के बढ़ा के बता दिया, फोटो मैंने भी यूज की थी। मैंने अब जब आपको डेमो दिखाया था कि हमने ये प्रपोजल लिखा है, मैंने उसमें दिखाया था आपको, हमने अपने प्रोफेशनल वे में लिखा उसको, ना उसमें ज्यादा स्पेसिंग यूज की, ना हमने ज्यादा की फालतू की फोटोज यूज की, लेकिन हमने उसको एक प्रोफेशनल वे में ड्राफ्ट किया, है ना? तो अब एटलीस्ट अब आप किसी से अगर सर्विस ले रहे हैं, पेड कंसल्टेंसी ले रहे हैं, आप किसी से प्रपोजल अपना लिखवा रहे हैं, तो आप इस चीज से जरूर वाकिफ हो जाएंगे कि इस व्यक्ति ने हमारा प्रोफेशनल प्रोजेक्ट लिखा है या नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा, काफी लोग सर्विसेज लेते हैं, उसमें कंसल्टेंट कहता है जी चार्जेस पे कर दीजिए, हम आपको लिख के दे देंगे। उसके बाद सीधा उसका फोन आता है, सर प्रपोजल चेक कर लो, चार्जेस पे कर दो बाकी के। यानी आपने कुछ अगर एडवांस दिया था तो एडवांस तो हो गया आपका, अगर एडवांस पहले ही पे कर रखा तो फिर कोई बात ही नहीं है। उसमें क्या होता है, आपने आधा पेमेंट कर रखा है, आधा पेमेंट के लिए वो बाद में कहता है आपको, ठीक है? यकीन मानिए, अगर किसी कंसल्टेंट से आप इस प्रकार की सेवा ले रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मैं किसी का कोई प्रपोजल लिख रहा हूं, तो मैं उसको होमवर्क देता हूं। कैसा होमवर्क? कि भाई इस संबंध में जानकारी निकाल कर, जैसे मेरे पास अभी एक संस्थागत साथी आए थे, उन्होंने कहा सर हमें जिस कंपनी से हमारा CSR ऑलरेडी चल रहा है ना, उन्होंने कहा है कि 2 गांव में सोलर लाइट लगानी है, तो उसका एक प्रपोजल लिख ला और 100 लाइटों का हमें बजट बना के दे देना। मैं चाहता तो डायरेक्टली लिख सकता था ना, 100 लाइटों का बजट कितना बनता है और हमें कौन से 2 गांव चूज करने हैं, लेकिन वहां एक होमवर्क भी होता है। कौन सा होमवर्क? किस चौराहे पर लाइट लगेंगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उस जगह की फोटो खींचना, है ना? आप देखिए, जब आप ऐसा होमवर्क करते हैं, आप उस गांव में गए हैं, आपने उस चौराहे की फोटो खींची है, उस जगह को मार्क किया है जिस जगह पर लाइट की जरूरत है ना? तो ये जब हम अपने फोटोग्राफ्स के रूप में, एक सर्वे रिपोर्ट के रूप में जब हम वहां डालते हैं, तो बड़ा इंप्रेस करती है आपकी फंडिंग एजेंसी को कि यार वाकई सामने वाले व्यक्ति ने होमवर्क किया है। तो ये होमवर्क मैं अपनी हर एक संस्था को देता हूँ। जो लोग मुझसे ग्रांट प्रपोजल राइटिंग की सेवाएं लेते हैं, जो है पेड कंसल्टेंसी लेते हैं, मैं उनसे सारे काम होमवर्क देता हूँ। 7 दिन तो उनको अपने होमवर्क में लगते हैं, उसके बाद 7 दिन मुझे प्रपोजल लिखने में लगते हैं। तो 14 दिन में काम तैयार होता है। हालांकि आपको लगा कि भाई एक दिन में सर ने लिख दिया प्रपोजल, सर वो प्रपोजल एक दिन में नहीं लिखा जाता, बहुत बारीकी से होमवर्क किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले मुझे संस्था को समझना पड़ता है, वो संस्था है क्या, उसने आज तक क्या काम कर रखे। क्योंकि आपकी संस्था के बारे में आप इतना अच्छा बता सकते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं बता पाऊंगा जब तक मैं उस संस्था को समझ नहीं लूंगा पूरे तरीके से। तो समय लगता है, जितने टाइम में वो संस्था अपना होमवर्क कर रही होती है, उतने संस्था में मैं संस्था के बारे में समझ लेता हूँ कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कौन सदस्य हैं, कौन मेंबर हैं, उनके सारे जो प्रोफाइल्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो सारे खंगाल लेता हूं मैं, सोशल मीडिया अकाउंट सब खंगाल लेता हूं। तो आप जब किसी कंसल्टेंट से सेवा ले रहे हैं और वो बिना किसी सवाल जवाब के आपको अगर प्रपोजल लिख के दे रहा है, तो भी यकीन मान लीजिएगा कि वो सिर्फ कहीं से कॉपी पेस्टेड आइटम आपको पकड़ा देगा। एटलीस्ट इतनी समझ हमारे अंदर इस क्लास से जरूर आ गई होगी कि हम किसी भी अनट्रेन्ड या अनप्रोफेशनल व्यक्ति के पास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और जो संस्थाएं जिनको लगता है कि वो एक जनरल राइटिंग सीख चुकी हैं, मैं प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल प्रपोजल राइटिंग जो संस्थाएं सीख चुकी हैं, वो मुझे आज पर्सनल रूप से व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हम जो है जनरल राइटिंग सीख चुके हैं और उससे संबंधित अगर कोई हमारे लिए वर्क फ्रॉम होम हो तो हमें जरूर बताइएगा। ऐसा एक मैसेज डाल दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उस मैसेज के साथ जो आपका होमवर्क आएगा 2-3 दिनों का, उस पर डिपेंड करेगा कि मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपको रेफर करूंगा या नहीं करूंगा। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हमसे कहती हैं प्रपोजल लिखने के लिए, तो अगर हमारे पास जो काम का एक्सटेंड रहता है, जो वर्कलोड ज्यादा रहता है, तो हम उसको आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। उसके जो भी चार्जेस है वो आपको मिल जाया करेंगे। मान लीजिए अगर क्लाइंट 100 रुपए पे कर रहा है तो 80 रुपए उसमें आपके हैं प्रपोजल राइटिंग के, ठीक है? सिर्फ मीडिएटर के रूप में 20 रुपए जो है महासंघ के पास रह जाया करेंगे। तो एक वर्क फ्रॉम होम आपको मिल जाएगा जिससे आप अच्छी फंड रेजिंग अपने लिए कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो आपको सिखाया गया है, बताया गया, उस पर होमवर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं करा था, हम भूल में थे, कोई दिक्कत नहीं, इस भूल को खत्म कीजिए और होमवर्क कीजिए। इन 7 दिनों में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ होमवर्क करना है। कितना बेटर हम कर सकते हैं, कितना बेस्ट हम कर सकते हैं, कीजिए। जरूरी नहीं है कि 2 दिन बाद आपको सबमिट करना है। आज आपने लिख लिया है, आज शेयर कीजिए, मुझसे पर्सनली डिस्कस कर लीजिए, सर इसमें क्या कमियां हैं, क्या मुझे और दूर करनी है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं उसको और बेहतर कर लीजिए। और जब आपको लगे कि हाँ जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आपने कर लिया है, फिर उसको सबमिट कीजिए। यानी कि सबमिट दूसरे दिन करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम मांगे कि नहीं सर मैं तो 23 तारीख को, 24 तारीख को तीनों इकट्ठे शेयर कर दूंगा, नहीं चलेगा। हर दूसरे दिन एक प्रपोजल आपका आना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूं कि अब जो हमने सीखा, जो हमने पाया, उसको अब हम अपने फील्ड में उतारेंगे। जो संस्थाएं अपने आप को कैपेबल समझ रही हैं कि हम अब जो है प्रपोजल राइटिंग में कैपेबल हो चुके हैं, जैसे कि मुझे एक दो नाम तो बिल्कुल जबान पे याद है, जैसे क्रांति मैम हैं, सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ से जो मैम हैं वो प्रपोजल राइटिंग खुद कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। उनसे हम बिल्कुल हेल्प लेंगे। जनरल जो प्रपोजल राइटिंग का काम आएगा हम उनके साथ जरूर शेयर करेंगे। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन का हमने देखा है वर्क काफी अच्छा करा है उन्होंने भी बैकएंड पर, तो उनको भी मैं बिल्कुल शेयर करूंगा, कुछ छोटे छोटे प्रपोजल्स राइटिंग दूंगा उनको, ठीक है। कुछ ना कुछ 2-4-5 हजार की इनकम उनके पास आएगी, एक इनकम जनरेशन उनके पास पहुंचेगी इस माध्यम से। तो आपने जो सीखा है, जो आपने लगाया है, एटलीस्ट उसका एक रिजल्ट आना चाहिए आपके पास। तो एक मौका जरूर दिया जाएगा आप लोगों को भी, लेकिन आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है। और याद रखिएगा, जब आप सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप परफेक्ट हो पाएंगे। वाग एजुकेशन फाउंडेशन वालों ने अपना प्रपोजल बहुत अच्छा लिखा था, ठीक है। उनको मौका दिया जाएगा बकायदा कि वो कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट उनको दिए जाएंगे कि वो लिख सकें। अभी रिसेंटली हमने वाग एजुकेशन फाउंडेशन को, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ कोऑर्डिनेट किया था और कंप्यूटर क्लासेस जो है हमारी संस्थाओं को बिल्कुल फ्री में दी थी, तो इनको एक प्रपोजल अभी ड्राफ्ट मोड में दे दिया गया है। लगभग 4.5 लाख पर मंथ का है ना सर वो प्रपोजल आपका, जो प्रोजेक्ट पे आप अभी वर्किंग स्टार्ट कर चुके हैं? हाँ यस सर। 4.5 लाख रुपए पर मंथ का हमने प्रोजेक्ट जो है सजेस्ट किया है। देख रहे हैं अभी वो भी मेहनत कर रहे हैं कि वो उसको कर पाएं, हम भी मेहनत कर रहे हैं कि वो हम उनसे वो काम करवा पाएं। तो इनिशियल स्टेज पर ये सारी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति जो है समर्पित भाव से काम करेंगे तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके प्रति भी समर्पित भाव से सदैव तत्पर है, हमेशा उपलब्ध है। इन्हीं शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ अब मैं आपका होस्ट और दोस्त आप लोगों से अब इजाजत चाहूंगा। ग्रुप के जो आपके लिंक्स हैं वो कुछ समय बाद ओपन कर दिए जाएंगे। अभी कुछ माहौल ऐसा चल रहा है, जैसे ही माहौल ठंडा हो जाएगा तो ग्रुप को वापस एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आप सभी लोग ग्रुप में मैसेज कर पाएंगे, ठीक है। बाकी निकट भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपका होस्ट और दोस्त आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। आप सभी लोग बहुत अच्छा करें, निकट भविष्य में बहुत अच्छी अच्छी ग्रांट्स के लिए आप आवेदन करें, और यकीन मानिए मेरी दुआएं बद्दुआओं की जरूरत ही नहीं है आपको। जब आप 100 आवेदन कर लेंगे एक ना एक ग्रांट आपको जरूर मिल जाएगी। तो हर साल 100 ग्रांट एप्लीकेशन आपको जरूर करनी है, जिससे कि अगर एक भी पास हो गई, प्रपोजल हम सीख ही चुके हैं, प्रपोजल में हम पूरा बजट 1 साल का देते हैं ना, तो हर साल आपके पास एक बजट होगा, कुछ ना कुछ काम जरूर होगा, आप खाली नहीं बैठे रहेंगे, किसी ना किसी प्रपोजल पे आप हर साल काम कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। अब मिलते हैं, ये क्लासेस अब खत्म हो चुकी हैं सर, और आपके होमवर्क के बिहाफ पर आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर अपॉइंट किया जाएगा। अगर आप अपना होमवर्क दिल से ईमानदारी से करके लेकर आएंगे, उसमें बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं चलना चाहिए। अगर तीनों प्रपोजल में आपने एनजीओ प्रोफाइल लिखा है तो एनजीओ प्रोफाइल के वर्ड्स, आपके सेंटेंस चेंज होने चाहिए तीनों के अंदर। ऐसा नहीं कि इसमें जो लिखा था वही लाइनें उठाकर उसमें कॉपी कर दी, वही लाइन उठाकर तीसरों में कॉपी कर दी। मानता हूं आपके एनजीओ के बारे में आप लिखेंगे, लेकिन हम शब्दों को घुमा के भी तो लिख सकते हैं ना। मैं एक लाइन में लिख रहा हूं कि मेरी संस्था 3 साल पुरानी है, मैं दूसरी लाइन में ये भी लिख सकता हूं कि संस्था 2019 से रजिस्टर्ड है। मैं तीसरे प्रपोजल में ये भी लिख सकता हूं कि संस्था विगत 4 वर्षों से काम कर रही है ना। तो ये हमारे अपने शब्द हैं, हमें इसको अलग अलग जो है भाषाओं में रिप्रेजेंट करना है, अलग अलग व्यवहार में हमें जो है इसको बताना है। तो तीनों प्रपोजल में आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना होमवर्क दिल से करके लेकर आएंगे, और हर दिन 19, 21 और 23 तारीख को आपके प्रपोजल सबमिट होंगे। 24 को हम इवैल्यूएशन करेंगे, और 24 को अगर इवैल्यूएशन में आपका नाम आता है तो 25 तारीख की क्लास में आपको एडमिशन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये क्लासेस जो हैं 25 तारीख से 30 तारीख तक, यानी कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 दिन की क्लासेस रहेंगी। इस बार क्लासेस 6 ही दिन चलेंगी, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं की जाएंगी। और जो टाइमिंग पीरियड में रहेगा वो भी सिर्फ 1 घंटे का ही रहेगा उसके अंदर, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा उसमें हम थोड़ा सा और डीप एंड क्लियर जाएंगे, ठीक है जी। उसमें और थोड़ा डीप एंड क्लियर जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो नई संस्थाएं हमारे साथ जुड़ेंगी उनके लिए एक नया सीखने का प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिर से प्रयास करेंगे कि एक बार फिर से आपको सेवा का मौका मिले, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, आपको फिर से पे ना करना पड़े। उसके लिए आप अपनी तरफ से जी जान लगा दीजिएगा, मेहनत पूरी कीजिएगा अपनी, और कोशिश कीजिएगा कि हम फिर से कुछ नया सीखें, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो उसके बाद हम अगर आज 25% पे हैं तो हम 50% पे पहुंच जाएंगे, हम 50% कर चुके थे तो हम 100% पे पहुंच जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल इस ओर ध्यान देंगे, अपना होमवर्क दिल से करके लेकर आएंगे,
और ग्रुप में जब तक अगर ग्रुप लॉक रहा तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना मत भूलिएगा। इसका बहाना मत कीजिएगा सर ग्रुप लॉक था हम भेज नहीं पाए। अगर ग्रुप लॉक मिले तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कीजिएगा, लेकिन होमवर्क जरूर करना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अब इस सेशन को जो है इन्हीं शब्दों के साथ अब समाप्त करना चाहूंगा, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसी प्रकार अपने प्रपोजल्स या ग्रांट एप्लीकेशन करते रहेंगे। और साथ ही साथ अब वीडियोस में, क्योंकि हमने बताया आपको कि ईद के बाद हम कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो ईद के बाद जो है, ईद से ही हम स्टार्ट करेंगे। जो भी ग्रांट प्रपोजल आपके सामने हम वीडियो के अंदर देंगे, उससे संबंधित हम प्रपोजल राइटिंग का एक वीडियो अल्टरनेट चैनल पर दिया करेंगे। उस चैनल का लिंक भी आपको ग्रुप में आज शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और जल्दी हम उस पर भी आपको मिलेंगे और वहां से भी बहुत सारी सपोर्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी अपनी प्रपोजल राइटिंग से संबंधित। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और निकट भविष्य में अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप अपने आप को हमेशा प्रयत्नशील रखेंगे, प्रगतिशील रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को। शुभ संध्या। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Good night, sir. सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। थैंक यू सर।